नाउ स्वदेश पर मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। और इस शो में हम दर्शक आपके जो भी सवाल हैं वो इस शो में शामिल करेंगे और इस शो में हम आज आपको बाजार की पूरी जानकारी देते हैं, साथ ही कल के बाजार के लिए आपकी तैयारी भी करवाएंगे। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट भी हमारे साथ होंगे और साथ ही दर्शक भी जुड़ेंगे हमारे साथ और इस शो के दौरान आपके सवालों का जवाब भी हम देंगे। हमारे साथ दोनों ही एक्सपर्ट मौजूद हैं। स्वास्तिका से गिरीश सुडानी और जैनाम ब्रोकिंग से किरण जानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो इस शो में सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। हम सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। अपने सवाल आप हमें ट्वीट कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर भेज सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर सवाल भेज सकते हैं। #KKT स्पेस अपना सवाल, इस तरीके से आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और आसान भाषा में हमारे एक्सपर्ट्स कोशिश करेंगे उन क्वेरीज को और उन उलझनों को सुलझाने की। इसके अलावा YouTube पर भी आप कल की तैयारी लाइव देख सकते हैं और अपने सवाल हमें कमेंट बॉक्स पर भेज सकते हैं। तो ये सोशल मीडिया पर सवाल पूछने का तरीका हमने अभी आपको बताया और कुछ ही देर में हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू भी करेंगे, लेकिन उसके पहले बाजार पर एक नज़र डाल लेते हैं कि आज दिन भर बाजार में किस तरह का कारोबार देखने को मिला। और हमने देखा बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी थी। जब मार्केट खुला तो शुरुआत में हल्की वीकनेस आई, लेकिन उसके बाद निचले स्तरों से काफ़ी शानदार तेजी और ऊपरी स्तरों पर आज मार्केट बंद हुआ। निफ्टी की बात करेंगे तो 19,530 के पास क्लोजिंग दिखी आज निफ्टी में और बैंक निफ्टी की भी फाइनल क्लोजिंग मजबूती के साथ ही थी। करीब 150 अंकों की मजबूती बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली और यहाँ पर भी देखिए आखिरी कुछ घंटों में अच्छी बैंक थी। तो निश्चित स्तरों से दोनों ही इंडाइसेस में सुधार देखने को मिला। सेंसेक्स में भी 240 अंकों की मजबूती आज नजर आई और आज बाजार को सहारा दिया है आईटी शेयरों ने और इसके अलावा मेटल, सरकारी बैंक आज काफी ज्यादा चल रहे थे और पावर कंपनियों में भी आज हमने शानदार तेजी देखी और मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियों से भी काफी अच्छा सपोर्ट था। कंज्यूमर ड्यूरेबल और एफएमसीजी स्पेस को छोड़ दें तो आज सभी के सभी सेक्टर हरे निशान में ही कारोबार कर रहे थे। मार्केट ब्रेड भी काफी पॉजिटिव था। अगर एनएससी का एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो हर एक गिरने वाले शेयर के सामने लगभग 2 स्टॉक्स ऐसे थे जो कि अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। तो और यहाँ पर सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी ज़्यादा आज नज़र आया। उसके बारे में हम आपको एक एक करके बताएंगे, लेकिन सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं निफ्टी के चढ़ने वाले शेयरों में। और आज आईटी, सीमेंट, मेटल से काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन आया। टॉप गेनर था आज का कोल इंडिया। सरकारी कंपनियों में भी अच्छी तेजी थी, 4% की तेजी वहां पर देखने को मिली। इसके अलावा आईटी स्टॉक्स में भी मजबूती, विप्रो, एचसीएल टेक महिंद्रा, यहां पर भी तेजी थी। अल्ट्राटेक और टाटा स्टील, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स भी करीब 3% की मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहे थे। इसके अलावा गिरने वाले शेयरों में आज नेस्ले था आज का टॉप लूजर, करीब 1% की वीकनेस थी यहाँ पर। उसके बाद एमएनए में भी करीब 1% की कमजोरी देखने को मिली। एक्सिस बैंक, आईटीसी, एशियन पेंट्स और बजाज फाइनेंस, ये कुछ स्टॉक्स आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन आज काफी देखने को मिला। मेटल्स में आज हम दिन भर तेजी देख रहे थे। लार्ज कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप स्पेस दोनों ही काउंटर्स आज अच्छी तेजी दिखा रहे थे क्योंकि चीन में काफी अच्छे आंकड़े आए हैं। वहां से जो डेटा पॉइंट्स निकल कर आ रहे थे, उसके बाद निफ्टी मेटल देखिए करीब 2% ऊपर था आज। हिंडाल्को, टाटा स्टील, सेल में शानदार तेजी देखने को मिली। रेलवे स्टॉक्स में भी आज काफी अच्छा एक्शन था और जितने भी रेलवे स्टॉक्स थे वो अपने ऑल टाइम हाई पर कारोबार कर रहे थे। आरवीएनएल को एक बड़ा ऑर्डर मिला जिसके चलते करीब 10-11% की तेजी वहां पर थी। उसके बाद इरकॉन, आईआरएफसी, रेल टेल, रेड गेन, सभी शेयर्स आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। रेलवे स्टॉक्स तो चल ही रहे थे। उसके बाद पीएसयू कंपनी में भी हमने देखा अच्छी तेजी थी। कोल इंडिया था आज का टॉप गेनर और उसके अलावा एनएमडीसी, एससीआई, एमएमटीसी जैसे स्टॉक्स भी 6 से 20% की मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहे थे। सीमेंट कंपनियों में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिली। सीमेंट कंपनियों ने अपने दाम बढ़ाए और उसके बाद हमने देखा अल्ट्राटेक, डालमिया भारत, अंबुजा, एसीसी सीमेंट जैसे स्टॉक्स भी आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। और इसके अलावा शुगर स्टॉक्स में भी तेजी थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ने की खबर आई, उसके चलते आज शुगर शेयर्स भी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। तो ये सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी आज काफी अच्छा नजर आया और देखिए क्लोजिंग भी काफी अच्छी हुई। हर एक शेयर अपने ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा था और
और लाइफ टाइम हाई बनाने वाले शेयर्स मिड कैप स्टॉक्स आज काफ़ी ज़्यादा थे सूची में। इनफैक्ट मारुति पर भी एक नज़र डालें, वैसे तो हल्की कमजोरी देखने को मिली, लेकिन मारुति भी आज अपने लाइफ टाइम हाई के पास कारोबार कर रहा था। तो ये था आज का मार्केट का एक्शन। और हफ्ते का जो पहला सत्र था उसमें हमने देखा कि अच्छी मजबूती यहाँ पर देखने को मिली है। दोनों ही एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, किरण जानी और गिरीश सुडानी, दोनों ही जुड़ चुके हैं। किरण, सबसे पहले आपके पास आएंगे। काफ़ी अच्छी तेज़ी थी आज दिन भर बाजार में और 19,500 के ऊपर की हमने क्लोजिंग देखी। अब यहाँ से किस तरह की चाल आप देख रहे हैं बाजार में, और मजबूती के लिए यहाँ पर खरीदारी करके चलना चाहिए या फिर थोड़ा कॉशियस हो जाए? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ओवरऑल जिस तरह से आपने मार्केट की समरी बताई, कहीं ना कहीं जो अक्रॉस द मार्केट है या तो ब्रॉडर लाइन मार्केट है वो तेजी के अंदर है। जिस तरह से मिड कैप और स्मॉल कैप चल रहे हैं, सो डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक तेजी जो है वो कंटिन्यू रहेगी। काफी सारे स्टॉक्स के अंदर हम देख रहे हैं कि अपने प्रीवियस ब्रेकआउट के आसपास से चल रहे हैं या तो एक फ्रेश ब्रेकआउट ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है। सो अंडरटोन डेफिनेटली बुलिश है। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी की हम बात करें तो वो एक रेंज के अंदर फंसे हुए हैं। जो भी हमारे व्यूअर्स है उनको यही एक सजेशन रहेगा कि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को देख के मार्केट ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि हाल फिलहाल दोनों इंडाइसेस एक रेंज के अंदर है। आप स्टॉक स्पेसिफिक रहे तो आपको बढ़िया रिटर्न्स मिल सकते हैं। पर्टिकुलरली निफ्टी की मैं बात करूं तो 19,600 से 19,200 इस रेंज के अंदर है। सो अभी 19,500 के आसपास की आज की क्लोजिंग है। 19,500 19,600 के ऊपर अगर कॉल राइटिंग देखोगे तो 1.5 लाख का प्लस लॉट की ओपन इंटरेस्ट वहां पे खड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं 19,500 19,600 एक सप्लाई जोन रहेगा। तो करंट मार्केट प्राइस है तो निफ्टी बाई नहीं कहेंगे हम, कहीं ना कहीं कॉशियस अप्रोच रख के थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हो। और कोई भी डिप आता है 19,300 200 के बीच में तो वहां से हमें लॉन्ग करना रहेगा निफ्टी के अंदर। तो करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग नहीं सजेस्ट करेंगे। कोई भी डिप आता है निफ्टी के अंदर तो वहां लॉन्ग कीजिए। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव है कंपेयर टू द निफ्टी। रीजन बीइंग के वहां पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न अभी भी इंटैक्ट है। जब तक 44,800 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं निकलती है तब तक ये पैटर्न इंटैक्ट है। तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। यहाँ पे काफी सारे शॉर्ट सेलर भी यहाँ पे अवेलेबल है। दूसरी तरफ आप इनके कॉल राइटिंग की पोजीशन देखोगे तो अब तो हालांकि आज से एक्सपायरी भी चेंज हो गई, तो ये वेडनेसडे तक का ही डेटा है। तो वेडनेसडे तक की जो एक्सपायरी है 6 सितंबर की, वो डेटा अगर हम देखें सो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं 44,500 के ऊपर 2 लाख लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। 44,600 के ऊपर 1,80,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। तो इस तरह से 45,000 तक 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। तो हर 100 पॉइंट्स के इंटरवल के ऊपर हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग हम देखने को मिल रहा है, इसीलिए सप्लाई जोन के अंदर है। सो बैंक निफ्टी के अंदर कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। जब तक 44,800 क्रॉस नहीं होता है तब तक लॉन्ग पोजीशन मत लीजिए। रिस्की ट्रेडर यहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं 44,600 से लेके 44,800 के बीच में। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 45,000 के ऊपर और नीचे में 44,200 44,000 के आसपास बैंक निफ्टी में लॉन्ग कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में कॉशियस रहिए, निफ्टी में कोई भी टिप आए लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है रणनीति निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और इंडाइसेस की बजाय स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति रखना ज़्यादा बेहतर रणनीति होगी इस वक्त बाजार में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करेंगे। यूट्यूब पर हमें कुछ सवाल आ रहे हैं, पहले वो शामिल कर लेते हैं। विजय तिवारी जी ने सवाल भेजा है, अदानी विल्मर पर 30 शेयर्स हैं, 405 की इनकी खरीद है। गिरीश, अदानी विल्मर पर क्या सजेस्ट करेंगे आप? गिरीश, आपसे रिक्वेस्ट होगी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। अदानी बिल्मा के ऊपर मेरा ओपिनियन थोड़ा सा नेगेटिव ही रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अदानी बिल्मा से निकल जाना चाहिए इनको, क्योंकि प्रोजेक्शंस के पोजीशंस में भी धीरे स्लोली मूव करने वाला स्टॉक है ये। एंड न्यूज ओरिएंटेशन अभी थोड़ी सी नेगेटिव थी, रूमर्स काफी ज्यादा चल रहे थे अदानी ग्रुप के ऊपर, तो उस सेंस में भी स्टॉक ने काफी प्रेशर देखा है। तो उस सेंस में अगर देखा जाए तो ओवरऑल एक बार का बाहर निकल जाना चाहिए, दूसरे कोई अच्छे सेक्टर में मूव करें, क्योंकि आगे स्टॉक स्पेसिफिक ही चलना है स्टॉक। तो किसी और सेक्टर्स में जाके बाय करके। तो अदानी विल्मर में थोड़ी वीकनेस और दिखाई दे रही है, वैसे भी आपको नुकसान हो रहा है तो निकल जाने की सलाह इस वक्त दी जा रही है। और किसी दूसरे स्टॉक्स में, काफ़ी सारे स्टॉक्स हमने डिस्कस भी किया, वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। चंडीगढ़ से नमन जी ने सवाल भेजा है, 2 सवाल हैं इनके। अदानी पावर, एक और अदानी ग्रुप पर सवाल आया है। किरण, आप सजेस्ट करिए। 200 शेयर्स 307 पे लिया है और फिलहाल मुनाफे में है। 351 के पास इस वक्त अदानी विल्मर कारोबार कर रहा है। अदानी पावर इस वक्त यहाँ पर 345 के आसपास कारोबार कर रहा है। और आखिरी कुछ मिनटों में हमने देखा काफ़ी अच्छी बाइंग भी थी, 4.5% ऊपर ये स्टॉक क्लोज भी हुआ। इनको भी करीब करीब 7,000 का मुनाफा हो रहा है। अदानी पावर में और तेजी के लिए बने रहें किरण।
सो ओवरऑल अदानी पावर की अगर हम बात करें तो अदानी स्टॉक्स में एकमात्र स्टॉक है जो अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ आप देखोगे तो मल्टीपल बुलिश पैटर्न हमें देखने को मिल रही है। तो जब तक अदानी पावर 310 का लेवल नहीं ब्रेक करता है तब तक कोई भी डिप आता है हमारे हिसाब से इसको लॉन्ग करना चाहिए। कोई भी डिप आता है तो 310 का आप स्टॉप लॉस रखिए स्ट्रिक्ट और एक्यूमुलेट करते जाइए। ऊपर में कहीं ना कहीं एक छोटा सा रेजिस्टेंस जो है वो 360 का है। जैसे ही 360 का लेवल क्रॉस होगा अदानी पावर में देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 400 तक की एक रैली देख सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लग रहा है कि कोई भी डिप आए या करंट मार्केट प्राइस से डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए 310 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, राइट। तो ये है व्यू अदानी पावर पर। दूसरा अच्छा सवाल था इनका एचडीएफसी बैंक पर। 30 शेयर्स 1730 पर लिया हुआ है एचडीएफसी बैंक के। जो नजरिया है वो केवल 6 महीने का ही है। गिरीश क्या सजेस्ट करेंगे? शॉर्ट टर्म के लिए इन्होंने एचडीएफसी बैंक में ट्रेडिंग करने के लिहाज से यहाँ पर एंट्री की थी, लेकिन जो इनकी खरीदारी का भाव है थोड़ा ऊपरी स्तर पर ले लिया था, उससे नीचे आ चुका है। करीब 4000 का नुकसान भी इनको इस स्टॉक में हो रहा है। 6 महीने के लिए क्या सही टाइम फ्रेम है एचडीएफसी बैंक में बने रहने के लिए, या थोड़ा और समय इनको देना चाहिए? देखिए समय तो थोड़ा सा इनको देना पड़ेगा, बिकॉज जो हम ये 1700 1800 का जो एक लेवल हमने देखा था, तभी ये जब मर्जर एंड एक्विजिशंस की न्यूज़ेज आई थी उसी की वजह से ये स्टॉक थोड़ा सा अपसाइड दिखाई दिया था। अपार्ट फ्रॉम ये वापस कंसोलिडेट हो चुका है, तो एटलीस्ट वेट करें यहाँ पर। मेरा जो सजेशन है वो ये 75 से 1490 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें, होल्ड करें। 1700 से 1750 का एक लेवल आएगा, अगले 6 से 8 महीने के टाइम फ्रेम के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसके, बट होल्ड करके रखें। ठीक है, होल्ड करिए, थोड़ा समय और दीजिए। एचडीएफसी बैंक काफ़ी अच्छा स्टॉक है। 6 महीने नहीं तो फिर भी थोड़ा और समय दीजिए, जब तक आपकी लेवल नहीं दी जाते। और एचडीएफसी बैंक में कोई दिक्कत नहीं है, मर्जर का भी फायदा आगे मिलेगा, इसमें सिनर्जीज बनते हुए दिखाई देंगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। फिलहाल एचडीएफसी बैंक में बने रहने की राय। अगला सवाल हमें भेजा है वाराणसी से ज्ञानचंद्र जी ने। इप्का लैब है इनके पास, 52 शेयर्स 1167 पर लिया हुआ इन्होंने, और वहां से काफी नीचे आ चुका है स्टॉक। हालांकि आज तेजी जरूर थी, लेकिन पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं, केवल 1 महीने का ये अगर ट्रेंड देख लें तो स्टॉक लगातार एक डाउन ट्रेंड में है। करीब 5% ये स्टॉक टूट चुका है और उतार चढ़ाव बराबर बना हुआ था इप्का लैब में। और फार्मा कंपनी में भी हमने देखा कि थोड़ा डाउन परफॉर्मेंस भी देखने को मिली है। इनका खरीद भाव भी थोड़ा ऊपरी स्तर पर है। किरण, क्या करें? नुकसान काफी हो रहा है स्टॉक में, बने रहें? सो इप्का लैबोरेटरी की अगर हम बात करें तो फार्मा के अंदर रिसेंटली जो एक आउट परफॉर्मेंस देखा था हमने, वहाँ इप्का लैब कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म था। लेकिन रिसेंट चार्ट पे देखें तो सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। उसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है कहीं ना कहीं 860 850 उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जब तक 850 के ऊपर है इनको होल्ड रखना चाहिए। अगर 850 ब्रेक होता है तो फिर उनको एक बार के लिए लॉस बुक कर देना चाहिए, लेकिन 850 होल्ड है तब तक आप इस स्टॉक को होल्ड करे रखें। ऊपर में कहीं ना कहीं 940 तक के टारगेट हम देख रहे हैं, तो एक बार 940 आने पे वापस आप रिविजिट कर लीजिए चार्ट को। अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप अपना ट्रेल स्टॉप लॉस करके होल्ड रख सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ 850 के स्टॉप लॉस से 940 के टारगेट के लिए होल्ड रखिए। जैसे ही 940 आता है रिविजिट कर लीजिए, क्योंकि 940 क्रॉस करते ही स्टॉक में एक नया ट्रेंड स्टार्ट होगा जहां पे आप 1050 1100 तक के लेवल भी देख सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ 950 का टारगेट दिमाग में रखें, 850 का स्टॉप लॉस। ठीक है, तो 850 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 900 के लेवल्स देख सकते हैं, वापस से रिव्यू कर लीजिए, थोड़ा नुकसान की आपकी भरपाई हो जाएगी यहाँ पर। चलिए, ये तो कुछ सवाल हुए, आगे कुछ और भी सवालों को शामिल कर लेंगे, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि कल कौन कौन से अहम इवेंट्स हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। पूरा अपडेट लेकर आशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आशीषा, बताइए। गुड आफ्टरनून। जी हाँ, सबसे पहले ग्लोबल क्यूज की बात करते हैं तो यूनाइटेड किंगडम से S&P ग्लोबल सर्विसेज और कंपोजिट PMI का डेटा आता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते यूके मार्केट पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। यूरोजोन की बात करें तो वहाँ पर भी S&P ग्लोबल यूरोजोन PMI और PPI का डेटा आता हुआ नजर आएगा। डोमेस्टिक क्यूज की बात करते हैं तो उसमें पहले सबसे पहले कॉर्पोरेट एक्शन की बात करते हैं। सोम डिस्टिलरीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कल बैठक है, जहां फंड रेजिंग कंसिडर किया जाएगा। QIP के द्वारा फंड रेजिंग हो सकता है, जिसके चलते सोम डिस्टिलरीज पर स्ट्रीट की नजर रहेगी। इसके अलावा जेंसॉल इंजीनियरिंग, जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक है, बोनस इश्यू कंसिडर किया जाएगा। जुपिटर वैगन की बात करें तो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कल फंड रेजिंग कंसिडर करेंगे। और रूट मोबाइल, याद रखें कुछ समय पहले डिविडेंड अनाउंस किया गया था और अब उस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होने के लिए कल शेयर्स खरीदने का लास्ट डे रहेगा। इसी के चलते रूट मोबाइल पर भी स्ट्रीट की नजर रहेगी।
एजीएम्स की बात करें तो कई सारे कंपनीज के कल एजीएम है, मैनेजमेंट कमेंट्री आती हुई नजर आएगी, जिसके चलते स्टॉक प्राइस पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। गो फैशन, बिरला कॉर्प, हैट्सन एग्रो, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, जीएमएम फॉडलर जैसी कुछ कंपनीज है जिसकी एजीएम का लाइंड अप है। इसके अलावा आईपीओ मार्केट की बात करते हैं। पिछले कुछ दिनों से आईपीओ मार्केट में काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा है और एक कल बड़ा लिस्टिंग है। विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया का कल आईपीओ लिस्ट होगा एक्सचेंजेस पर, जिसके चलते भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। इसके अलावा कल टीचर्स डे है 5 सितंबर और ईसीबी के प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लगार्ड की कमेंट्री आती हुई नजर आएगी, जिसके चलते ग्लोबल इंटरेस्ट रेट मार्केट और इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट पर भी कुछ आउटलुक आता हुआ नजर आएगा, तो उस पर भी अपनी नज़र रखें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और वक्त है वीआईपी शेयर जानने का। तो हमारे साथ दोनों ही एक्सपर्ट मौजूद हैं। किरण, सबसे पहले आप बताइए आपकी तरफ से आज का ट्रेड क्या होगा? सो हमारी तरफ से दो कॉल है, दोनों बाई तरफ है। तो पहला है यूपीएल अगर हम देखें तो जिस तरह से फर्टिलाइजर के अंदर एक डाउनफॉल चल रहा था, यूपीएल अंडर परफॉर्म स्टॉक है। करंटली आप डेली चार्ट देखोगे तो क्लियर कट वहां पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न हमें दिख रहा है। साथ ही साथ डेली चार्ट पे एक एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी से बाहर निकला हुआ है विद वॉल्यूम। सो 605 के आसपास की क्लोजिंग एक ब्रेकआउट कैंडिडेट स्टॉक है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 605 के आसपास की यूपीएल की क्लोजिंग है, 620 तक के टारगेट हम देख रहे हैं यूपीएल के अंदर, एंड 593 एज अ स्टॉप लॉस हम रखेंगे यूपीएल के अंदर। नेक्स्ट जो कॉल है वो एसीसी के अंदर है। जिस तरह से सीमेंट सेक्टर के अंदर आज हमने देखा था एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस और आउट परफॉर्मेंस हमने देखी है। एसीसी की अगर हम बात करें तो एक क्लियर कट असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है और करीबन अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर 2023 में एसीसी ने अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था, वापस अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हुआ है। तो एसीसी कहीं ना कहीं 2050 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 2080 तक के हमारे टारगेट है और 2029 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो यूपीएल एंड एसीसी हमारी तरफ से बाय कॉल रहेंगे। और एसीसी आज ऊपर भी था 3%। 2080 के लेवल्स के लिए अगले जो टारगेट दिख रहे हैं उसके लिए आप तेजी करके चल सकते हैं और यूपीएल में भी 620 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह। गिरीश, आप बताइए आपकी तरफ से वीआईपी शेयर कौन सा होगा? बेसिकली मैंने दोनों शेयर्स ऑटोमोबाइल सेक्टर से ही लिए हैं। मेरा पहला जो शेयर है वो टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स का जो लेवल है वो बहुत इजीली अचीवेबल दिखाई दे रहा है। यहाँ से 609 610 का एक रेंज चल रहा है। यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस जो बना हुआ है इनका, ये 599 का स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है एंड 680 का एक टारगेट लेके चल रहे हैं अगले 6 महीने के टाइम फ्रेम्स के लिए। काफी इनकी नई नई लॉन्चेस आने ही वाली है। टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट ऑलरेडी इशू हो चुका है, लॉन्च कर चुके हैं, तो इसका जो फर्दरली बुकिंग से ओपन कर देंगे अगले 1 से 2 दिनों के अंदर। और फेस्टिवल सीजन है तो इसका प्रपोजिशन हमको बहुत स्ट्रांगली दिखाई देता है, तो इसलिए मैंने 6 महीने का एक टारगेट रखा है, 680 का एक टारगेट रख रहे हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो सेम उसी सेगमेंट्स को बिलोंग करता है, दैट इज मदरसन सोनी। बेसिकली ये क्योंकि ऑलरेडी एक्सपांशन मोड में चल ही रहा है। हम जो हमने लेटेस्ट के जो 2 क्वार्टर्स के नंबर्स देखे थे वो काफी स्ट्रॉन्ग थे। पैट भी काफी इम्प्रूवाइज होकर आया था, अप्रोक्सीमेटली 40-45% की ग्रोथ प्रोजेक्शन जो कंपनी ने दे रखी है अगले 2 से 3 क्वार्टर्स के अंदर। तो ये 140 का लेवल हमको बहुत इजीली अचीव होता दिखाई देता है। तो 6 महीने का टाइम फ्रेम है दोनों स्टॉक में। तो 6 महीने के टाइम फ्रेम के लिए दोनों ही स्टॉक्स में खरीदारी करने की सलाह। संवर्धना मदरसन 140 के ऊपर के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं अगले 6 महीने में, तो यहाँ पर आप नजर रखिए। ऑलराइट, चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। किरण जी, गिरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति में सुझाने के लिए। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए टी नाउ देश के साथ। नमस्कार।